हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड का गणित पाठ्यक्रम और उसके अंदर हम लोगों ने अध्याय 3 मैट्रिक्स को कम्प्लीटली हल कर लिया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सारणिक। ये आपके राजस्थान बोर्ड की बुक का अध्याय नंबर 4 है। तो आइए शुरू करते हैं सारणिक। सारणिक को अंग्रेजी में कहते हैं डेटर्मिनेंट। तो डेटर्मिनेंट क्या होता है उसको समझने के लिए दो इक्वेशन में यहाँ पर लिखता हूँ। लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब मैं हल करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा a1x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b1y। अगेन इसको और आगे सॉल्व में करूँ तो मुझे यहाँ से x अपॉन y जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ b1 अपॉन a1। फिर मैं आगे चलूँ, a2x इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस ऑफ b2y और यहाँ से मैं x अपॉन y कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ b2 अपॉन a2। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट माइनस b1 अपॉन a1 इज़ इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो b1 a2 इक्वल टू b2 a1, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को मुझे डेटर्मिनेंट के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? इस तरीके से यहाँ पर लिखूँगा a1 b1 a2 b2। ये आपके पास जिस तरीके से मैट्रिक्स में हम लोगों ने सीखा था कि हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो इसे कहते हैं रो और वर्टिकली अगर हम देखें तो इसे कहते हैं कॉलम। ये चीज़ हम मैट्रिक्स के अंदर सीख चुके हैं। अब यहाँ पर जो इसका मुख्य विकर्ण है, मेन जो डायगोनल है वो होगा a1 से b2 और जो सेकेंडरी होगा दूसरा वो होगा ये वाला। अब मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होता था कि हम कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते थे, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? a1 को मल्टीप्लाई किया b2 से तो मिला a1 b2, बीच में आता है माइनस साइन। अब ये माइनस और प्लस कैसे लेना है इसके बारे में हम आगे जब 3 ऑर्डर का पढ़ेंगे और भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बीच में आएगा माइनस और दूसरे विकर्ण को गुणा करिए a2 b1। तो ये जो वैल्यू होगी ये इस डिटर्मिनेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो ये आपके पास कहलाता है सारणिक, या इसको कहते हैं डेटर्मिनेंट। तो जब भी आपको किन्हीं लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना हो तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से, डिटर्मिनेंट की सहायता से आसानी से उन इक्वेशंस को हल किया जा सकता है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की, तो A कोई मैट्रिक्स है मान लो जिसके अवयव aij से दिए जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो इस मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक मान होता है, एक जिसे इस फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपके पास कहलाएगा सारणिक का मान, इसे कहेंगे सारणिक। तो मैट्रिक्स को जनरली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और
जो सारणिक होता है उसको लिखने के लिए हम मोड का प्रयोग करते हैं। तो ये हुई डेफिनेशन कि किसी मैट्रिक्स के अवयवों का अगर एक निश्चित मान प्राप्त कर लिया जाए तो वो कहलाता है सारणिक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैट्रिक्स जो है उसका क्रम n इंटू n या m इंटू m होना जरूरी है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगी तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, जो सारणिक का मान निकलता है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट होता है। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जो आपको इस प्रकार से दिया जाए, aij से उसके अवयव दिए जाए, ये एक मैट्रिक्स है। तो मॉड ऑफ aij से कोई वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है तो ये कहलाएगा इस A मैट्रिक्स का सारणिक या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर है बच्चों? समझ में आई आपके डेफिनेशन? इस प्रकार से हमने सीखा है कैसे इक्वेशंस का मतलब कैसे, मान लो वापस पुनः हम रिवीजन करते हैं जो पढ़ा है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन से x अपॉन y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो एल्जेब्रिक मेथड से। आपको मिला माइनस b1 अपॉन a1। दूसरी इक्वेशन आपको ये गिवन है, इस इक्वेशन से आपने हल किया, x अपॉन y आपको मिला माइनस ऑफ b2 अपॉन a2। जब आप दोनों इक्वेशंस को देखते हो तो यहाँ से अगर इनके LHS इक्वल है तो इनके RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ये वैल्यू प्राप्त करी a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये जो वैल्यू है ये एक वैल्यू है, इक्वेशन नहीं माने, तो हमने यहाँ पर x अपॉन y की वैल्यू ऐसे प्राप्त करी। अगर इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, a1 b1 a2 b2। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आप देखोगे तो इसे कहेंगे रो ऑफ डिटर्मिनेंट और वर्टिकली आप देखोगे तो इसे कहेंगे कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर बात करें यहाँ इसके ऑर्डर की तो ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर यहाँ पर 2 तो इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है, तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट होगा। ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो एक वर्ग आव्यूह हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता, उसके सारणिक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि सारणिक का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 2 क्रम के अगर सारणिक आपको गिवन है तो उसका मान आसानी से आप विकर्णों को गुणा कर दो, बीच में माइनस लगा दो, आपको मान मिल जाएगा। लेकिन मान लो 3 ऑर्डर का आ जाए या 4 ऑर्डर का आ जाए तो आप कैसे मान निकालोगे, किसका, सारणिक का। ध्यान रखना, आपके जो सिलेबस में है वो 2 और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। हायर ऑर्डर के, इससे हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल लेंगे 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का। हम पहले बात करते हैं 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। मान लो यहाँ पर है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ये आपको 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट गिवन है। आपसे कहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। तो इसके मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक तो है प्रसार करके, किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम, किसी भी स्तंभ के संगत आप प्रसार करो और आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहला मेथड हम देखते हैं, प्रसार मेथड। प्रसार मेथड में आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। प्लस से आपको शुरू करना है, फिर अल्टरनेट चलना है, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस।
अगर 4 ऑर्डर का है तो फिर अगेन आगे क्या आएगा, माइनस। यानी आपको अल्टरनेट चलना है, प्लस से शुरुआत करनी है, ध्यान रखना प्लस से शुरुआत करनी है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब प्रसार कैसे करेंगे, तो देखो मैं सबसे पहली जो ये पंक्ति है इसके संगत प्रसार करता हूँ। तो जो अवयव है A1 उसको लिख दीजिए और ब्रैकेट में आप लिखिए कौन सा, यहाँ पर जिस पंक्ति के जिस अवयव को आप देख रहे हो उसके संगत उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को हाइड कर दीजिए। हाइड का मतलब छुपा दीजिए। तो जब छुपा दोगे तो आपको मिलेगा एक छोटा डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का, ये मिला आपको B2, C2, B3 एंड C3। फिर प्लस था, अब क्या आना है, माइनस। अवयव कौन सा, B1। अब B1 के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा उसके लिए आप क्या करोगे, ये अवयव आपका हो गया और ये आपकी हो गई पंक्ति, ये इस तरीके से। इसको आप हाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, A2, C2, A3, C3, A2, C2, A3 एंड C3। ठीक है। अब नेक्स्ट साइन आपको क्या मिला, प्लस। डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस वाले कॉलम को इस वाली रो को आप ढक लीजिए। आपको जो डिटर्मिनेंट मिला वो क्या मिला, C1 अवयव से गुणा है, आपको मिला A2, B2, A3 एंड B3। इस प्रकार से आपने ये लिख लिया। अब आपको पता है कि 2 ऑर्डर का किस तरीके से मान ज्ञात करते हैं, A1 B2 गुणा C3 बीच में माइनस B3 गुणा C2, माइनस ऑफ B1 मान ज्ञात करेंगे, क्या मिलेगा, A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 मान ज्ञात करेंगे तो A2 B3 माइनस B2 A3। इस प्रकार से प्रसार करके हम किसी भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको और आगे आप सोल्व करना चाहो, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरा मेथड पढ़ूंगा, सारूस मेथड। उसके अंदर जो रिज़ल्ट आएगा वो और ये दोनों होना चाहिए सेम। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस B1 A2 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1। प्लस प्लस वाले को एक साथ लिख लीजिए, A1 B2 C3। फिर अगला अवयव क्या है, प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1। ये आपके पास सारे प्लस वाले हो गए। और माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो जितने भी माइनस वाले हैं वो सब भी ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे प्लस वाले। तो क्या है, A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 और प्लस A3 B2 C1। यानी जो आपको मान प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ 3 ऑर्डर के इस सारणिक का प्रसार करने पर। अब जो दूसरी विधि पढ़ेंगे उससे भी मान यही मिलना है, इसीलिए मैंने इसको प्रसार करके आगे सॉल्व किया है। ठीक है। तो किसी भी सारणिक का 3 ऑर्डर के सारणिक का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया। किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक कॉलम के सापेक्ष उस सारणिक का कर दीजिए प्रसार। और प्रसार करने का तरीका क्या होता है, तो प्रसार करने का तरीका है
कि जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो उस पर लगाइए प्लस, उसके बाद अल्टरनेट साइन चलाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से। तो आपने यहाँ पर पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया है। आप पहले कॉलम या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके भी इसको देख सकते हैं, रिजल्ट आपको यही मिलेगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है विधि संगत पंक्ति या संगत स्तंभ के प्रसार के द्वारा सारणिक का मान ज्ञात करना। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब सेकेंड मेथड पढ़ते हैं जिससे सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है, वो है सारुस मेथड। और सारुस मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारुस मेथड से सारणिक का मान जब ज्ञात करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यही था, अभी हमने जो सारणिक लिया उसका रिज़ल्ट हमें ये मिला था, किससे? प्रसार किया, प्रसार विधि से। अब हम इसी को हल कर रहे हैं सारुस मेथड से। तो सारुस मेथड में क्या करते हैं, पहला और दूसरा जो स्तंभ दिया हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ पर छाप दीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3, ये छाप दिया आपने। अब क्या करिए, आप तिरछे तीर चलाइए। ये तिरछे तीर आपने चला दिए, ये एक तीर हो गया, ये दूसरा तीर हो गया और ये तीसरा तीर हो गया। 3 तीर आपने चला दिए। ये तो इन तीरों को बोलते हैं सीधे तीर, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण की तरफ से चल रहे हैं। अगर आप ऐसे उल्टा चलाओगे तो उसे बोलेंगे उल्टे तीर। तो जब भी सीधे और उल्टे के बीच में आपको हमेशा यहाँ पर यूज करना है माइनस साइन। तो सीधे तीरों को आप गुणा करके लिख दीजिए। तो जो गुणा करोगे गुणनफल क्या आएगा? गुणनफल आएगा A1 B2 C3, फिर प्लस दूसरे तीर को गुणा करिए, आपको मिलेगा A3 B1 C2। तीसरे तीर को गुणा करिए, A2 B3 C1। ये सीधे तीर का गुणनफल हो गया, सबको आपस में जोड़ दिया। अब आप चलाइए उल्टे तीर। तो उल्टे तीर कैसे चलेंगे? यहाँ से आप चलिए ऐसे, ये उल्टे तीर हो गए। यहाँ से आप चलिए ऐसे, फिर यहाँ से चलिए ऐसे, और इनको गुणा करके लिख दीजिए। बीच में ध्यान रखना क्या आएगा? माइनस। माइनस ऑफ उल्टे तीर में गुणा किया A3 B2 C1, तो यहाँ लिखोगे A3 B2 C1, फिर प्लस B3 C2 A1, यानी A1 B3 C2 प्लस तीसरा A2 B1 C3, A2 B1 C3। अब आप रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट आपको वही मिल रहा है जो प्रसार विधि से मिला था। A1 B2 C3, A1 B2 C3, A3 B1 C2, A3 B1 C2, A2 B3 C1, A2 B3 C1। जो यहाँ पर है वही यहाँ मिला, और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर मिला, और बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो बोलो कौन सी विधि आसान है? तो आसान है सारुस मेथड मेरे हिसाब से, क्योंकि एक सिंगल लाइन में आप उत्तर निकाल सकते हो। प्रसार में प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में ये बोल दिया जाए कि प्रसार विधि से ही हल करिए, तो फिर तो आपको प्रसार विधि से ही करना है। स्पेशली वो बोल दे कि दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके हल करिए, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो सवाल ने कहा है। इसलिए आपको विधियां दोनों आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से सारणिक का मान हल करना है, तो मेरे हिसाब से सारुस विधि उपयुक्त विधि है। क्या करते हैं फिर से समझ लेते हैं। सारुस विधि में प्रथम और द्वितीय स्तंभ को इस सारणिक के बराबर उसी
तरीके से लिख लीजिए जिस तरीके से बाकी के कॉलम लिखे हुए हैं। उसके बाद मुख्य विकर्ण की तरफ मुख्य विकर्ण की दिशा में सीधे तीर चलाइए, फिर उल्टे तीर चलाइए और इन सीधे तीरों का गुणनफल करके योग कर दीजिए, उल्टे तीरों का गुणनफल करके योग कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, वही आपके सारणिक का मान होगा। ठीक है, तो ये होती है सारूस विधि। आप इसको नोट कर लीजिए और चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका लिंक दिया हुआ है। गूगल ड्राइव में जाकर आप उसके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हमने कर रखी है। फिर भी अगर आप नहीं पढ़े तो आपकी मर्जी, नोट करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। परिभाषा जो हमने पढ़ी उसके आधार पर हमने अभी तक डिटर्मिनेंट की बेसिक डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट को हल कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा है। तो जितना पढ़ा है उससे संबंधित आपकी किताब के कुछ प्रश्न हम हल करते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। एक सारणिक है 2 क्रम का, 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। आपसे कहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। इस प्रकार से तीर चला दीजिए, बीच में माइनस लिख दीजिए। तो -3 को गुणा करना है 2 से, बीच में आपको लिखना है -2 को गुणा करना है 4 से। हल कर लीजिए इसको। -3 जब 2 से गुणा होगा तो ये होगा -6 और 2 गुणा 4 होगा 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा -14। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उदाहरण नंबर 2 आपके दिया हुआ है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। वही तरीका, तीर चला दीजिए। cos थीटा को गुणा करना है cos थीटा से, cos थीटा को गुणा करना है cos थीटा से, बीच में माइनस साइन थीटा को गुणा करना है साइन थीटा से। तो देखिए cos और cos गुणा होगा तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन साइन से गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप बुद्धिजीवी हो, आप जानते हो ये एक सर्व समीका है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी 1। आगे बढ़ते हैं। विविध प्रश्नमाला का पहला सवाल 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो तिरछे तीर चला दीजिए। साइन 10 डिग्री गुणा होगा कॉस 80 डिग्री से, माइनस कॉस 10 डिग्री मल्टीप्लाई होगा साइन 80 डिग्री से। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब देखो ये तो है एंगल A, ये है एंगल B। तो यहाँ पर भी है A और यहाँ पर है B। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। फॉर्मूला होता है किसका, साइन A प्लस B का। तो साइन A प्लस B का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और 10 प्लस 80 कितना होता है साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री, बहुत बुद्धिमान है आप, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, यानी इस सारणिक का मान क्या मिल गया 1। विविध प्रश्नमाला का पहला सवाल हल हो गया। इसी प्रकार विविध प्रश्नमाला का 5वां प्रश्न दिया हुआ है। 2 ऑर्डर का एक सारणिक है, मान ज्ञात कीजिए। तो मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कॉस 50 डिग्री कॉस
10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री। देखो ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, अगेन आप बहुत बुद्धिमान हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि इस सारणिक का मान आपको प्राप्त हो गया 1/2। तो ये कुछ प्रश्न मैंने लिए 2 ऑर्डर के सारणिक के मान ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से 2 ऑर्डर के सारणिक को हल किया जा सकता है। अब हम आगे के जो सवाल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 ऑर्डर के। 2 ऑर्डर हमने सीख लिया किस प्रकार से हल किए जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे 3 ऑर्डर के सारणिक को कैसे हल करते हैं। विधि हमने पढ़ ली, प्रसार विधि और सारूस मेथड। सारूस मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए 3 क्रम के एक सारणिक का मान प्राप्त करना सीखते हैं। विधि हमने सीख ली, एक एग्जाम्पल से उसको समझते, दोनों ही विधि इस एग्जाम्पल पर हम अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये एग्जाम्पल नहीं है, आपके विविध प्रश्नमाला का 12वां प्रश्न है, तो इसका 12वां कर देते हैं। ये एक सारणिक आपके पास है, आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधि प्रसार विधि। तो जो पहली पंक्ति है उसके सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, साइन कन्वेंशन आपको पता है कैसे लेते हैं, प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। 1 गुणा होगा किससे, चलो पूरा जो विधि थी उसी तरीके से हल करते। 1 के साथ डिटर्मिनेंट आएगा, इस कॉलम को ढक लिया, इस रो को ढक लिया, तो क्या बचा 9 1 1 3, ये सारणिक बचा। फिर -3, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट साइन से आपको क्या मिल रहा है, माइनस। इसके साथ सारणिक, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को जब ढकोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 1 9 3, फिर +9, और इसके साथ सारणिक लिखना है, ये कॉलम ये रो, तो क्या दिखा आपको 3 9 9 1। सोल्व कर लीजिए। 1 गुणा 9 तिये 27 -1, फिर -3 3 तिये 9 -9 +9 3 -81। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 - 1 26, और 26 को 1 से गुणा करेंगे तो 26 ही आना है। 9 - 9 0, और 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 आना है। 3 में से जब 81 जाएगा तो 3 में से 81 जाते कितने बचे भैया, 78 माइनस के, और 78 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 8 9 72, 2 7 70, मिला आपको कितना 702, लेकिन किसका, माइनस का। तो 702 में से 26 आपको घटा देना है, ये बचा 6, ये बचा 7 और यहाँ बचा 6, यानी कि आपको उत्तर मिला -676। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपने हल किया सारणिक प्रसार विधि से, 3 क्रम का एक सारणिक आपने हल कर लिया। इसी प्रश्न को दूसरी विधि आपकी जो है वो कौन सी है, सारूस विधि। सारूस विधि से कैसे हल करेंगे, उत्तर यही आना चाहिए। तो उत्तर यही आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारूस विधि में क्या करते हैं, जो प्रथम और द्वितीय कॉलम है उसको लिख दीजिए एज इट इज 1 3 9 3 9 1, और अब क्या करिए, तीर चलाइए।
तीर चलाइए, पहले सीधे, उसके बाद में उल्टे। ये सीधे चलाए, ये सीधा और ये सीधा, टोटल 3 तिरछे तीर चलेंगे। तो गुणा करके आप लिखोगे मान ज्ञात करने के लिए 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 गुणा 1, फिर प्लस दूसरा तीर क्या है 3 गुणा 1 गुणा 9, 3 गुणा 1 गुणा 9, फिर प्लस 9 गुणा 3 गुणा 1, 9 गुणा 3 गुणा 1। ये आपका सीधा तीर हो गया। अब आप उल्टे तीर चलाइए। उल्टे तीर भी 3 चलेंगे, ध्यान रखना। 9 गुणा 9 गुणा 9, उसके बाद में 1 गुणा 1 गुणा 1, फिर है 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हल कर लीजिए, बस उत्तर वही मिलना है आपको। 9 तिये 27 प्लस 27 प्लस 27, तीनों के तीनों 27, बहुत नाइंसाफ़ी है। 9 गुणा 9 81, 81 गुणा 9 करेंगे तो 721 मिलता है शायद। गुणा कमज़ोर है भैया हमारा। 9 8 9 72, देखो मैंने कहा था गुणा कमज़ोर है। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 729 प्लस 1 प्लस 27, ये आपको मिल गया। अब तो आपको जोड़ना और घटाना है। जोड़िए 27 प्लस 27 प्लस 27 कितना होगा 7 7 14 21 का 1 हासिल का 2 2 4 2 6 और 2 8 81 माइनस ये होगा 30 और 20 57 757। 757 में से 81 घटाना है तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 6। तो कितना बचा, कमाल की बात है -676। आंसर क्या मिला -676। आंसर बिल्कुल सेम है। यानी कौन सी विधि आसान है? आसान मेरे हिसाब से सारुस विधि है। देखो ये तो विस्तार करके गुणा करके लिखा है, आप डायरेक्ट गुणा करके लिखिए, ये स्टेप भी आपकी घट जाएगी, सीधा यहाँ पर आ जाइए। और ये भी अगर आप और ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन पास्ट है तो सीधा यहाँ पर आ जाइए और एक लाइन में उत्तर दे दीजिए कि इसका जो हल होगा वो कितना होगा -676 इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से एक 3 क्रम के सारणिक का मान प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही विधियों से हमने इस उदाहरण को, इस प्रश्न को हल कर लिया, प्रसार करके भी और सारुस विधि के द्वारा भी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहिए भैया। वैसे तो लाइक के पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी दबाइए। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हम लेते हैं। विविध प्रश्नमाला का प्रश्न नंबर 7 है। आपको 3 क्रम का एक सारणिक दिया हुआ है, आपसे कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें ओमेगा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ओमेगा है वो दिया गया है कि ये इकाई का घनमूल है। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये कक्षा 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के 3 घनमूल होते हैं, याद रखना। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल इनको बोलते हैं स्क्वायर, घनमूल का मतलब होगा क्यूब रूट। घनमूल का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो क्यूब रूट होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ये इकाई का घनमूल है तो पक्की बात है कि ओमेगा क्यूब हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ये तो आप समझदार है, बुद्धिजीवी है, आपको पता ही होगा भाई। अगर ये इकाई का घनमूल है तो इसका अगर क्यूब कर देंगे तो इकाई वापस मिलेगा, यानी ओमेगा क्यूब आपको हमेशा 1 याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक सर्व समीका होती है इकाई घनमूल के।
1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये दोनों संबंध अगर आपको याद है तो इकाई के घनमूल पर आधारित कोई सा भी प्रश्न आप सारणिक में कर सकते हो। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, देखो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3 गुणा ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 आपको क्या पता है, 1 पता है, यानी 1 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ओमेगा की पावर 3 1 का स्क्वायर 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 को क्या लिखा जा सकता है ओमेगा 8 को क्या लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर 1, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर 1, और इसको क्या लिखेंगे ओमेगा। थोड़ा सा जो घाते हैं वो आपने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको इन तीनों में संबंध पता है। अब आप आसानी से इसको सारूस विधि से हल कर लीजिए। तो सारूस विधि से हल करने के लिए पहला और दूसरा कॉलम लगातार लिख देंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1, और फिर उसके बाद तीर चलाएंगे, पहले सीधे उसके बाद में उल्टे। ये तीर चलाया मैंने, देखो 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा तीनों गुणा होते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, प्लस ये गुणा होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा ओमेगा क्यूब, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा ओमेगा क्यूब, माइनस अब उल्टे तीर चलाइए, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 3। तो ये क्या हो गया 1 + 1 + 1 माइनस ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर जब होती है तो गुणा हो जाती है। तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 + 1 + 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, ये भी कितना हो गया 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 - 3 क्या हो गया 0, यानी ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने विविध प्रश्नमाला का 7वां प्रश्न हल कर लिया। तो आज हम लोगों ने सीखा है डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को किस प्रकार से हल करते हैं, डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। 2 विधियां उसकी हमने पढ़ी है, प्रसार करके और साथ ही सारूस विधि। दोनों विधियों में सारूस विधि मुझे बहुत ज़्यादा उपयुक्त लगती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो भी सीखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर जाकर, और आपके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि लाइक का बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर करिए, ताकि लोगों के पास फ्री में जो हम ये लॉकडाउन के अंदर मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सके, स्टूडेंट्स को मिल सके। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।